I have been in practice for about 32 years now and I have been a senior advocate for 10 years now. एक व्यू है ये, एक व्यू है कि उसका दुरुपयोग ज्यादा होगा और उपयोग कम होगा। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी दिया और एडवांटेज उठा लिया और मेरे साथ रेप कर दिया। ये एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। ऑल आई एम सेइंग कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून नहीं बनना चाहिए। मेरे ओपिनियन में it calls for death sentence and only death sentence. The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं द न्यू इंडियंस और आज हम बात करने जा रहे हैं मैरिटल रेप जैसे एक सीरियस मुद्दे पर। तो इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है देश के एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर। सो लेट्स वेलकम द सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिस्टर विवेक सूद। सर, बहुत ही बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छा लगेगा आपसे डिस्कस जी। सर, जैसे मैंने बोला कि अभी हम मैरिटल रेप पे बात करने जा रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के पहले जस्ट एक मैरिटल रेप का मैटर था जो अभी उसको 11 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। मेरा कहना है सर, मैरिटल रेप पे बात क्यों नहीं होती है, हमेशा से टाल क्यों दिया जाता है? देखिए, अब मुझे नहीं पता कि पिछली तारीख पे क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में और ये तारीख क्यों पड़ी, बट मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी को ये लगता है कि जो मैट्रिमोनियल रेप या मैरिटल रेप का जो मुद्दा है ये लेजिस्लेचर इस पे लेजिस्लेट करे और जुडिशरी इस मुद्दे पे इंटरफेयर ना करे। मेरा ये मानना है। सो देयरफॉर मे बी ये कारण हो सकता है कि इस केस में कुछ तारीखें ज्यादा पड़ जाती हैं। तो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें? गवर्नमेंट का क्या टेक है इस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि गवर्नमेंट फील्स के अभी हमारे देश में वो वक्त नहीं आया कि मैरिटल रेप पे एक लॉ बनाया जाए। ये गवर्नमेंट की एक पोजीशन है। हमारी गवर्नमेंट को लगता है परहैप्स के अभी हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर नहीं है कि मैरिटल रेप को एज अ सेपरेट ऑफेंस रिकॉग्नाइज किया जाए। बट अगर इस पे बात हो रही है, मैरिटल रेप पे अगर केसेस बनाए जा रहे हैं, तो इसे रेप से एग्जेम्प्ट क्यों कर रखा है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर रेप, क्योंकि इसमें नॉन कंसेंशुअल चीजें इन्वॉल्व है, तभी इसे मैरिटल रेप का नाम दिया जा रहा है। तो इसे बिल्कुल इससे अलग क्यों किया गया है? जी, मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक फिलोसॉफिकल व्यू दूंगा, एक जूरिस्प्रूडेंशियल व्यू दूंगा, एक सोशल व्यू दूंगा। मुझे लॉ प्रैक्टिस में आई हैव बीन इन प्रैक्टिस फॉर अबाउट 32 years नाउ एंड आई हैव बीन अ सीनियर एडवोकेट फॉर 10 years नाउ। मेरा ये मानना है कि मैरिटल रेप एक हार्श डिस्टर्बिंग रियलिटी है हमारी सोसाइटी में, मगर क्या हमारी सोसाइटी इसको एज एन ऑफेंस इंप्लीमेंट करने के लिए क्या हमारी सोसाइटी तैयार है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। डाउरी हैरेसमेंट का लॉ आया, 498A आया, क्योंकि डाउरी हैरेसमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे समाज में। हाँ, पर क्या हुआ? उसका उपयोग कम हुआ, दुरुपयोग बहुत ज्यादा हुआ। 99% दुरुपयोग हुआ, 1% उपयोग हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये डाउरी हैरेसमेंट केसेस में जब जुडिशरी को लगा कि इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है, तो जुडिशरी बेल ग्रांट करने में लिबरल हो गई, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने में लिबरल हो गई। बहुत सारे जो ये फॉल्स केसेस ये बनते हैं उनको क्वॉश करने में लिबरल हो गई। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उस दुरुपयोग को कैसे घुमा दिया गया? उसमें सेक्शन 377 ऐड कर दिया, क्योंकि मैरिटल रेप तो एक ऑफेंस नहीं है। तो 377 अननेचुरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को ऐड कर दिया गया, क्योंकि डाउरी हैरेसमेंट का जो ऑफेंस था वो वीक हो रहा था क्योंकि उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा था। तो जो फॉल्स कंप्लेनेंट्स थे उन्होंने उसको सीरियस करने के लिए 377 ऐड कर दिया।
अब आप मैरिटल रेप पे आ जाइए। अगर मैरिटल रेप अगर एक्सेप्ट हो जाए या उसका एक ऑफेंस लेजिस्लेट हो जाए, एक कानून बन जाए मैरिटल रेप पे, तो एक व्यू है, ये एक व्यू है कि उसका दुरुपयोग ज्यादा होगा और उपयोग कम होगा। तो मे बी हमारी सोसाइटी जब उस लेवल की मैच्योरिटी आ जाएगी कि जहां पे दुरुपयोग जो होता है कानून का, जब वो कम हो जाएगा, या दुरुपयोगी जो हैं जब उनको जेल भेजा जाएगा, जब एक डेटरेंस होगी या जब डर होगा उनके मन में कि अगर मैंने झूठी कंप्लेंट करी तो जेल तो मैं क्या भेजूंगी या भेजूंगा अक्यूज को, मैं खुद ही जेल जाऊंगा। जब वो डर आ जाएगा, मे बी देन द सोसाइटी विल बी रेडी कि मैरिटल रेप को एक कानूनी ऑफेंस बना दिया जाए। लेकिन सर जैसे आप बोल रहे हैं इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है, लेकिन सर कोविड के टाइम में भी देख लीजिए, कोविड के बाद भी देखा जाए तो 18 साल से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाएं, 82% लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम मैरिटल रेप। I will not say कितनी परसेंटेज ऑफ लेडीज हैं जो सफर कर रही हैं, मेरे पास वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, या मैं उस सोसाइटी को बिलोंग नहीं करता जहां पे जो आप कह रही हैं कि इंसिडेंट्स ऑफ मैरिटल रेप बहुत ज़्यादा है। मैं उससे एग्री भी नहीं करूंगा, मैं डिसएग्री भी नहीं करूंगा। मैं ये बोलूँगा कि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी नॉलेज नहीं है कि किस एक्सटेंट तक मैरिटल रेप है। मैं ये ज़रूर कहूँगा मैरिटल रेप डज एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। कितनी परसेंटेज है मैं ये कह नहीं सकता। कोविड में डेफिनेटली मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, काफ़ी मैंने मैगजीन्स में पढ़ा है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया कोविड में। अब उसके कई रीजंस थे, फाइनेंशियल रीजंस रहे होंगे, या जो मेन फोक हैं वो घर पे ज़्यादा रहे तो उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बढ़ गया, कई उसके साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। तो मैरिटल रेप एक बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम ज़रूर है, पर उसको एक कानूनी ऑफेंस बनाने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो एक अलग पैरामीटर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अच्छा, अब डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैरिटल रेप का कोई केस होता है तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ आप इन्वोक कर सकते हैं। सेक्शन 3 क्लॉज ए में सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी एक डोमेस्टिक वायलेंस है। तो कानून है, पर मे बी जो कानून है वो इतना सीरियस नहीं है जो एक मैरिटल रेप के कानून में होगा। तो जैसे अगर कोई महिला डिवोर्स क्लेम करना चाहती है, फाइल करना चाहती है, तो अगर लेकिन उसके पास वजह मैरिटल रेप है जी, तो है वो ग्राउंड है, तो वो लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में भी है। हिंदू मैरिज एक्ट में जो डाइवोर्स के जो ग्राउंड्स हैं उनमें से एक ग्राउंड है क्रूअल्टी। उस क्रूअल्टी के ग्राउंड में, उस क्रूअल्टी के उसमें कंडीशनैलिटी में ये फॉल करेगा, सेक्सुअल वायलेंस फॉल करेगा, मैरिटल रेप फॉल करेगा। मैं तो कहूँगा मैरिटल रेप ही नहीं, अगर कोई भी सेक्सुअल वायलेंस है, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ मैरिटल रेप, कोई भी सेक्सुअल वायलेंस है वो भी फॉल करेगा। फॉल करता था, फॉल करता है, फॉल करता रहेगा। 1956 का जो लॉ है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें ऑलरेडी कवर्ड है। मैरिटल रेप को अलग उसको कोई खांचा या अलग उसको नहीं दिया हुआ है, अलग कोई पिजन होल नहीं बनाया हुआ है उसको, पर वो क्रूअल्टी की डेफिनेशन में फॉल करता है। So it is a ground for divorce. Okay. Who says it is not a ground for divorce? It is a ground for divorce. It is a ground for invoking the domestic violence law. सर, तो इस पे डोमेस्टिक वायलेंस का लिए एक तरह से सहारा लेना पड़ रहा है ना। मेरा कहना है कि जैसे रेप के लिए भी एक अलग से लगा रखा है कि हाँ भाई रेप अगर ऐसा होता है इसमें इतने सारे क्लॉजेस है, अगर गैंग रेप होता है तो इसकी सजा ये है, नॉर्मल रेप होता है तो ऐसी है, 18 साल से नीचे की लड़की के साथ होता है, इस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा है। तो एक मैरिड वुमन के साथ अगर रेप होता है उस पे अलग से कानून बनाने में क्या दिक्कत हो रही है इसमें? मतलब जैसा कि मैंने पहले कहा, परहैप्स ये हमारे जो लेजिस्लेचर है, आफ्टर ऑल द लेजिस्लेचर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे जो हम लोग हैं
उनको कौन रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में? हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है हमें रिप्रेजेंट करती है। तो एक गवर्नमेंट में ये एक व्यू है कि मैरिटल रेप को अभी एक सेपरेट ऑफेंस ना बनाया जाए। मे बी देयर इज अ लाइक्लीहुड कि उसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो, उससे हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, वो कहीं हमारी फैमिली स्ट्रक्चर कहीं हिल ना जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इटली, मेरे एक क्लाइंट हैं जो इटली से आते हैं, तो मुझे वो कह रहे थे क्योंकि वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस लॉ और जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का जो लॉ है, मैट्रिमोनियल लॉ जो है वो इतना स्ट्रांग हो गया है इन फेवर ऑफ द विमेन दैट बहुत सारे यंगर जनरेशन के लोग हैं, दे हैव स्टॉप्ड एंटरिंग इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। वो कहते हैं हम शादी ही नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द लॉ। अगर आप मैरिटल रेप एक ऑफेंस अभी आज बना देंगे, तो अगर उसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? जो पूरे फैमिली का जो स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, वो हिल सकता है। ये एक व्यू है, कहने का तो ये मेरा व्यू नहीं है, ये एक सोशल व्यू है, ये एक लेजिस्लेटिव व्यू है। ये हमारे जो ब्रेन्स ऑफ द कंट्री हैं, जो हमारी लॉ मिनिस्ट्रीज हैं, जो हमारे ब्रेन्स हैं, जो लॉ बनाते हैं, जो कानून क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, ये उनका एक व्यू है जो एग्जिस्ट करता है। सो मे बी परहैप्स अभी हमारा देश शायद मैरिटल रेप को एक सेपरेट ऑफेंस के तौर पे बनाने के लिए तैयार नहीं है। The society is changing. Maybe after 3 years or 5 years हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर हो जाएगी, या जो दुरुपयोग होता है इस कानून का, वो दुरुपयोग पे अगर कंट्रोल आ जाएगा जुडिशरी का, पुलिस का, एग्जीक्यूटिव का, कि वो अगर हमारे को एक अश्योरेंस मिले कि दुरुपयोग नहीं होगा, या दुरुपयोग होगा तो दुरुपयोगी जो है वो जेल जाएगा, तो बना दीजिए आप लॉ मैरिटल रेप का, बना दीजिए ये कानून। सर एक बात बताइए, जितने भी केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस मैरिटल रेप के केसेस आते हैं, इसमें से कितने प्रतिशत झूठे होते हैं? नहीं, मैं अगेन आई कांट पुट अ परसेंटेज, मैं कोई परसेंटेज आपको नहीं दे पाऊंगा, बट विद ऑल माय एक्सपीरियंस हम देखते हैं कि जैसे रेप के केसेस हैं, तो बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है नॉर्मल रेप के केसेस में भी। मैं ये नहीं कह रहा है कि जेन्युइन केसेस नहीं है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बहुत ज्यादा है, डोमेस्टिक वायलेंस काफी है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में रेप जो है जेन्युइन केसेस भी हैं, बहुत हैं, पर उसका दुरुपयोग जो है वो कहीं ज्यादा है। ये एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है, क्योंकि हमारे पास तो रोज केसेस आते हैं और हमारे पास अक्यूज्ड भी आता है, हमारे पास विक्टिम जो कंप्लेनेंट है वो भी आती हैं, प्रोसिक्यूट्रिक्स भी आती हैं। तो हमारे को दोनों साइड्स पता है, हम देख सकते हैं कि किस टाइप के केसेस हैं, इनका क्या मोटिवेशन है, क्या मोटिव्स हैं, कितने झूठे हैं, कितने सच्चे हैं। एज लॉयर्स हमें काफी कुछ दिखाई दे जाता है। तो पर परसेंटेज आई कांट पुट अ परसेंटेज और अ नंबर टू इट। वो कोई स्टैटिस्टिशियंस का जॉब है, वो पता लगाएं कि भाई कितने नंबर हैं, कितने परसेंटेज केसेस झूठे हैं, कितने सच्चे हैं। वो अब आई विल नॉट बी एबल टू मेक अ स्टेटमेंट। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी सर? जैसे सबसे पहले मैरिटल रेप की बात कब छिड़ी थी, मतलब सबसे पहला केस? ये जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां तक मेरा ध्यान है, पिछले 10 से 1 सालों से ये मुद्दा सामने आया है। अच्छा है ये मुद्दा सामने आया है कि सर पहले तो इसे कंसिडर ही नहीं करते थे कि हाँ शादी के बाद इसे मतलब लाइक ये इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ वुमन। वो तो इट वाज अ लाइसेंस। अच्छा है ये मुद्दा सामने आया है, ये सोसाइटी में ये मुद्दा जो रेज हो रहा है, इस पे डिबेट हो रही है, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा है कि इस पे PIL फाइल हो रही है, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इस मुद्दे पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है। आई थिंक 2 जजेस थे, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी था। आई एम वेरी हैप्पी कि ये मुद्दा जो है फोरफ्रंट पे आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, इस डिबेट से कुछ अच्छा निकलेगा। देखिए सर, 2016 का जो एक केस था सिद्धारुद्धा वाला, उसमें था कि 15 साल की लड़की थी, वो उससे 15 साल से ज्यादा की थी, इसलिए उसे मैरिटल रेप कंसिडर नहीं किया गया। देखिए एक तरह से ये भी तो कॉन्ट्रडिक्शन है सर एज ऑफ मैरिज पे। जी देखिए, ऐसे जो केसेस हैं, ये इनको मैं बोलूंगा दीज आर हार्ड केसेस। ये कुछ ये हैं, ऐसे केसेस हैं, बड़े अनफॉर्चुनेट केसेस हैं। अनफॉर्चुनेट है कि उस लड़की को जस्टिस नहीं मिला, मगर आप कुछ केसेस की वजह से आप पूरी सोसाइटी को आप नहीं चेंज कर सकते। कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, उनकी वजह से पूरे कानूनी फ्रेमवर्क को अभी आप नहीं चेंज कर सकते। बट नेवरदलेस ये बहुत अनफॉर्चुनेट केसेस हैं जिसके साथ भी हुआ। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसको एक रेप का जो है वो ऑफेंस क्योंकि नहीं है हमारे लॉ में, तो उसको मैरिटल रेप नहीं माना गया। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। But because of 1 or 2 or few cases, a fraction of cases, the whole legal structure cannot be amended at this point in time. टाइम आएगा, मैं ये कह रहा हूं, वक्त आएगा फ्यूचर में जब मैरिटल रेप एक सीरियस कानूनी ऑफेंस माना जाएगा। हमारी जो सोसाइटी है चेंज हो रही है, मॉडर्न सोसाइटी आ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लिटरेसी बढ़ रही है हमारे देश में। तो एक वक्त आएगा, वो वक्त कब आएगा? मे बी इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, परहैप्स वो एक वक्त आएगा जब इसको एक कानूनी ऑफेंस माना जाएगा। नए भारतीय न्याय संहिता जो भी कानून है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं वुमेन सेफ्टी को लेके? कुछ चेंजेस आए हैं, बट इस एस्पेक्ट पे हमने कोई चेंज नहीं देखा। इस एस्पेक्ट पे कोई चेंज नहीं है। अदरवाइज जो रेप के प्रोविजंस जो पहले थे सब्सटेंशियली वही हैं। कोई माइनर कोई चेंजेस हैं तो कोई बहुत बढ़ा दी गई है ना, इसमें सजा कुछ बढ़ाई है, कुछ माइनर चेंजेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं आया। माइनर के लिए सजा बढ़ा दी गई है, लेकिन वही अगर 18 साल से ऊपर की लड़की है तो उसके लिए सजा थोड़ी कम हो जाती है। तो ये डिग्री ऑफ इस पे भी डिपेंड करता है कि क्यों आखिर, मतलब इस पे भी डिफरेंशिएट कर रखा है कि हाँ, अगर इतना डिग्री ऑफ हर्ट होता है तब उसके हिसाब से आपको सजा दी जाती है। देखिए वो एक अलग जूरिस्प्रूडेंस है कि कितनी सजा मिलनी चाहिए। वो एक अलग ही जूरिस्प्रूडेंस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक केस है जिसमें फोर्सिबल रेप है, ब्रूटल रेप है, और एक दूसरा केस है प्रॉमिस टू मैरी वाला रेप है कि मुझे वो आदमी ने एक फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी दिया और एडवांटेज उठा लिया और मेरे साथ रेप कर दिया। अब इन दोनों केसेस में रेप है, दोनों केसेस में कन्विक्शन है, मगर जब वो सजा देने की बारी आएगी तो जज साहब जो भी जज साहब हैं या जज साहिबा हैं, वो डिफरेंशिएट करेंगे। सो सजा कितनी देनी है ये एक अलग ही जूरिस्प्रूडेंस है। हमारे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं उस पर इलेबोरेट करूं, पर मैंने आपको एक बहुत सिंपल 2 एग्जांपल्स दिए बिटवीन द 2 केसेस। यू कैन पेंट बोथ द केसेस विद द सेम ब्रश। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें भी लाइफ इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए, उसमें भी लाइफ इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए। केसेस के फैक्ट्स में फैक्चुअल डिस्टिंक्शंस हैं, रेप दोनों हैं। बट सर, अगर एक लेडी ब्रूटली रेप होती है तो, और बाय चांस उसकी डेथ भी हो जाती है, तो उस केस को एक अलग तरीके से देखा जाएगा। पर वही अगर वो उसमें एक मैन इन्वॉल्व हो, लेकिन वो दोनों मैरिड कपल हो, तब उसे किस तरीके से देखा जाएगा? मान लीजिए एक शादीशुदा जोड़े के बीच में ये हुआ और एक ऐसे नॉर्मल चलते फिरते रास्ते पे, तो उसे किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से तो अगर किसी की
वाइफ के साथ मैरिटल रेप होता है और उसका मर्डर हो जाता है तो मर्डर के केस में आ जाएगा। मतलब रेप में इस पे बात ही नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे आप ऐसे नहीं उसको देख सकते। आप उसकी रेप की भी उसकी कन्विक्शन होगी, उसकी रेप की भी उसकी कन्विक्शन होगी, उसकी जो ट्रायल होगी वो रेप की भी होगी, उसकी कन्विक्शन में लिखा जाएगा कि ही इज हेयर बाय कन्विक्टेड फॉर रेप अंडर 3 नहीं, खैर मैट्रिमोनियल में नहीं माना जाएगा, अदर देन दैट माना जाएगा। पर वो मर्डर का केस 302 में लाइफ इंप्रिजनमेंट से ज्यादा हो ही नहीं सकती, डेथ सेंटेंस से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो कई बार जहां पे मल्टीपल ऑफेंसेस हैं, जहां पे जैसे 2 या 3 ऑफेंसेस हैं, उनमें सब में लाइफ है, पर लाइफ इंप्रिजनमेंट तो एक ही मिलेगी। लाइफ तो ह्यूमन लाइफ तो एक ही है। तो ऐसे केसेस में भी एक फीमेल का अगर एक ब्रूटल रेप का मर्डर होता है तो उसकी कन्विक्शन में रेप भी आएगा, मर्डर भी आएगा। मगर जो सेंटेंस है एक लाइफ से ज्यादा तो लाइफ, वो उसमें लिखते हैं कि मैं रेप का भी इनको लाइफ दे रहा हूं और मैं 302 जो मर्डर का है ऑफेंस है उसके लिए भी मैं लाइफ दे रहा हूं। अब लाइफ तो एक ही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये लाइफ जो है, ये वाली जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है ये मर्डर की चल रही है, रेप की नहीं चल रही है। दे आर ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप करेंगे तो ऑफेंस वॉश आउट नहीं होता, ऑफेंस रहता है। हाँ, मैरिटल केस में रेप का, क्योंकि रेप का एक कानून नहीं है तो सिर्फ एक मर्डर का केस माना जाएगा इन अ मैट्रिमोनियल सिचुएशन। मैरिटल रेप जो है, क्योंकि वो ऑफेंस ही नहीं है, सो वो एक जो मर्डर के केस में उसका क्या रेलेवेंस है, उसका क्या रोल है, उस एविडेंशियरी रोल तक वो रहेगा रिस्ट्रिक्टेड। तो भाई उस पे ऑफेंस नहीं है तो उस पे सजा भी नहीं है, फिर सजा भी नहीं है उस पे। तो सर अगर जैसे मैरिटल रेप आगे आ जाता है, ये कानून आगे लागू हो जाता है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे? नहीं, इसके मैं कहूंगा प्रोज ये हैं, इसके प्रोज ही प्रोज रहेंगे। प्रोज ये हैं कि ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग क्राइम है, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग क्राइम है मैरिटल रेप। इसकी सजा होगी, इस पे एक डेटरेंस होगा। लोग जो हैं डरेंगे कि हमने अगर ऐसा कर दिया तो कल को हमारे को लाइफ इंप्रिजनमेंट या हमारे को जेल टर्म होगी। तो इसके प्रोज ही प्रोज हैं, कॉन्स नहीं हैं। पर कॉन्स अगर ये अभी लॉ आ जाएगा, कॉन्स एक यही है जो एक सोशल परसेप्शन है, एक जुडिशियल परसेप्शन है, एक लेजिस्लेटिव परसेप्शन है कि इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इतना ज़्यादा ना हो जाए कि जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, जो मैट्रिमोनी है, वो कहीं, वो एडिफिस जो है वो कहीं शेक ना हो जाए। कहीं लोग ये ना सोचें, जो हमारा यंगर जनरेशन है ये ना सोचे कि भाई मैं शादी ही ना करूं, वो तो अभी हो ही रहा है। पता नहीं कल को मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया, मेरी वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट तो हुआ, मुझे ABC पॉइंट पे FIR हो गई मैरिटल रेप की। तो वो ये एक सोशल परसेप्शन है और ये हमें, ये जो मुद्दा है इसको हमारे लेजिस्लेचर पे और हमारी जुडिशरी पे छोड़ देना चाहिए। दे आर मैन ऑफ विजडम। जब वक्त आएगा तो बन जाएगा कानून। सोसाइटी से किस तरीके से देखता है? मेरा ये चल रहा है कि मतलब जैसे आप मतलब लाइक आपको इतना वक्त हो गया एडवोकेसी में, आपने देखा होगा कि मैरिटल रेप के केसेस को अभी भी लोग सीरियस नहीं लेते हैं। इवन लोग भी हैं जो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी एक तरीके से। मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात। इसलिए सीरियसली नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो एक ऑफेंस नहीं है, एक क्राइम नहीं है, इसलिए उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। बट अभी उसकी, जैसे हमने डिस्कस किया, उसकी लार्जर पिक्चर को सामने रखते हुए अभी हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, हमारी जो जुडिशरी है, मुझे लगता है उनका बिलीफ है कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि इस पे कानून बनाया जाए। जब वो वक्त आएगा कानून बन जाएगा, और आएगा वो वक्त आएगा इन द फोरसीएबल फ्यूचर आएगा ये वक्त, और बहुत दूर नहीं है वो वक्त, 10-20 साल नहीं लगेंगे, ये आ जाएगा ये वक्त, 2-3 साल में आ जाएगा। हमारी सोसाइटी इतनी फास्ट ट्रैक पे चेंज हो रही है। अब आजकल हम देखते हैं कई बार कि जो झूठे केसेस में कोर्ट्स स्टर्न व्यू कई बार लेना शुरू कर दिया है।
सर रेप तो जब उसका दुरुपयोग के जो विंडो है, उसके जो दरवाजे हैं, जब वो दरवाजे बंद हो जाएंगे या वो डर हो जाएगा, तो उस स्टेज पे कानून बन जाएगा ये वाला। एंड सेकेंडली, इसमें एक और मुद्दा है, मैरिटल रेप को प्रूव करना एक अपने आप में एक चैलेंज है। क्या ग्राउंड्स देने पड़ेंगे सर इसके लिए? मुझे नहीं पता क्या ग्राउंड्स देने पड़ेंगे, पर उसको प्रूव करने के लिए अब इसमें ये मुद्दा आएगा, कल को अगर ये ऐसा ऑफेंस बन गया, एक मुद्दा ये आएगा कि इसका क्या प्रूफ होना चाहिए। अब एक तो ये, जैसे एक रेप के जो नॉर्मल केस है, उसमें आपको पता होगा कि प्रोसिक्यूट्रिक्स जो है, जो विक्टिम ऑफ रेप है, अगर उसकी जो स्टेटमेंट है कोर्ट में, इफ इट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस, अगर उसमें जज साहब को सच दिखता है, इट इज इनफ टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड। सजा देने के लिए वो काफी है। पहले लॉ था मथुरा रेप केस जो हुआ था, उससे पहले लॉ था कि एक रेप में प्रोसिक्यूट्रिक्स की जो स्टेटमेंट है, जो विक्टिम की जो स्टेटमेंट है कोर्ट में, उसको करॉबरेट करने के लिए और भी एविडेंस होना चाहिए। अब नहीं है। क्या वो प्रिंसिपल आप मैरिटल रेप के केसेस में क्या वो आप अप्लाई कर पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट सेइंग दिस वे और दैट वे, मैं कोई पोजीशन नहीं ले रहा हूं। आई मस्ट क्लैरिफाई टू ऑल ऑफ यू, मैं बार बार आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं, मैरिटल रेप एक बहुत ही डिस्टर्बिंग क्राइम है जिसपे अभी कानून नहीं बना है, पर वक्त आएगा जब कानून बन जाएगा। एक कानून बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर रेलेवेंट नहीं होता कि ये मैरिटल रेप हमारी सोसाइटी में हो रहा है तो कानून बना दिया जाए। सिर्फ एक फैक्टर रेलेवेंट नहीं होता, इसमें और भी कई पहलू हैं, और भी कई एंगल्स हैं जो हमने अभी आपको बताया। आपने बताया कि मैरिटल रेप के अगर लॉ आता है तो इसके प्रोज ही प्रोज है। रेप पे तो लॉ बना हुआ है सर, रेप केसेस होते हैं वो अलग है। हाँ, लेकिन मैरिटल रेप की कैटेगरी अलग है, लेकिन और नॉर्मल रेप की अलग है। अभी आपने बोला ये केसेस अलग अलग हैं, या आप इनको इक्वेट नहीं कर सकते। मैरिटल रेप में फैमिली भी इन्वॉल्व्ड है, बच्चे भी इन्वॉल्व्ड हैं, घर भी इन्वॉल्व्ड है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, पूरी फैमिली का पूरा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड है, पूरा फैमिली स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड है। नॉर्मल केसेस में नहीं इन्वॉल्वमेंट है सर। लेकिन अभी आपने बोला कि रेप केसेस में अगर विक्टिम आके बोलती हैं तो फिर एक, लेकिन सर तो मैरिटल केसेस में अब आप बताइए, एक मैरिटल डिस्कॉर्ड हो गया हस्बैंड वाइफ का, वाइफ ने एक एफआईआर करा दी जी, और उसमें मैरिटल रेप का भी एलिगेशन लगा दिया। कैसे डील करेंगे? पुलिस कैसे डील करेगी? मेडिकल एक्सपर्ट्स कैसे डील करेंगे? जजेस कैसे डील करेंगे? इट्स नॉट अ सिंपल इशू। ये एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। ऑल आई एम सेइंग कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून नहीं बनना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इनको भी सामने रखना पड़ेगा लॉ बनाने से पहले। वक्त आएगा जब बन जाएगा वो लॉ। सोसाइटी हमारी कहीं रुकती नहीं है। वी डोंट लिव इन अ स्टैग्नेंट पॉन्ड। सोसाइटी इज इवॉल्विंग, वी आर ऑल ग्रोइंग एवरी डे। सो जब वो सोसाइटी हमारी मैच्योर हो जाएगी, उस लेवल की मैच्योरिटी आ जाएगी इन द लीगल सिस्टम, बन जाएगा लॉ। बनना भी चाहिए इन फ्यूचर। एक क्वेश्चन है सर जो मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रही हूँ एडवोकेट, अभी तक इस पे कुछ हुआ ही नहीं है टेलीकास्ट। अभी आपने बोला रेप विक्टिम जाके खड़ी हो जाती है, मैं इसको मैरिटल से करना ही नहीं चाह रही थी कंपेयर। मैं कह रही थी जैसे रेप विक्टिम आके खड़ी हुई, व्हाट हैपेंड इफ द रेप विक्टिम डाइज, जस्ट लाइक आरजीकर। किसी एडवोकेट ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मेरा इसमें व्यू बहुत क्लियर है। अगर जैसे आरजी कौर के केस में हुआ या और केसेस में जहां पे रेप के बाद मर्डर हो जाता है, वो बहुत ही ब्रूटल केसेस हैं। इन माय व्यू ऐसे केसेस में द ओनली पनिशमेंट शुड बी डेथ सेंटेंस। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और डेथ सेंटेंस is most appropriate for such cases. So most of advocates are like कि death sentence is enough, death sentence नहीं मिलनी चाहिए,
क्योंकि किसी भी अमीर आदमी को वो वाला फांसी नहीं मुद्दा मिलती है। डेथ सेंटेंस का क्या रेलेवेंस है, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो अबॉलिश होना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज में अबॉलिश हो गया, हमारे देश में अबॉलिश होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो ह्यूमन राइट्स का इशू है, वो अलग इशू है। बट इन द करंट सिनेरियो मेरे ओपिनियन में जहां पे रेप प्लस मर्डर है, मेरे ओपिनियन में इट कॉल्स फॉर डेथ सेंटेंस एंड ओनली डेथ सेंटेंस। थैंक यू so much, sir. Thank you. Thank you for Thank giving us you. your time. Thank you. Thank you very much.